हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ हुसैन वोरा। तो आज हम बात करेंगे वर्क परमिट होता क्या है। वर्क परमिट मिल तो जाता है बट कभी कभी वीजा नहीं मिलता। और ये जो मोस्टली फ्री वीजा और फ्री वर्क परमिट लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, उसके बहुत सारे फ्री वीजा के वीडियो चल रहे हैं मार्केट में और सोशल मीडिया में। तो उसकी रियलिटी के लिए हम बात करेंगे। तो वीडियो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जिन लोगों को आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लानिंग है, अब्रॉड जाने का प्लानिंग है, उन लोगों को ये वीडियो एक बार जरूर सुनना चाहिए क्योंकि क्या रियलिटी होता है प्रोसेस का। अगर वर्क परमिट अप्लाई किया है और वीजा नहीं मिला तो आपका लॉस कितना होगा, जेन्युइन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या चीजों का ध्यान नहीं रखना है, उसके अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो ये अवेयरनेस के लिए वीडियो, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्क परमिट क्या होता है। तो वर्क परमिट होता क्या है, दूसरी कंट्री में काम करने जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसका जो हमको अप्रूवल मिलता है, वो पेपर को वर्क परमिट बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एग्रीमेंट्स भी बोलते हैं। तो जो भी कंट्री में अगर आपको जाना है, वो कंट्री का परमिशन लाना है एम्प्लॉयमेंट और जॉब करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स जो मिलता है वो डॉक्यूमेंट्स लाना है, उस चीज को वर्क परमिट बोलते हैं। तो ये वर्क परमिट का ऐसा है कि अगर आपने कोई कंट्री में अप्लाई किया, आपके पास स्किल्ड है या स्किल्ड नहीं है, वो कंट्री ने आपको जॉब ऑफर दिया है, जेन्युइन है, तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका स्किल अच्छा नहीं है, कभी कभी वो कंट्री का अप्रूवल रेशियो अच्छा नहीं है वीजा का, और उन लोगों ने आपको वर्क परमिट दे दिया बट आपको वीजा नहीं मिला एम्बेसी से, या वर्क परमिट भी कभी कभी रिफ्यूज होता है। तो इसके अंदर लॉस होता है क्योंकि आप कहीं से भी अप्लाई करोगे तो कोई भी आपके लिए फ्री में अप्लाई करने के लिए बैठा नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे तो मैन पावर एजेंसी या कोई कंसल्टेंसी कंपनी या फॉरेन की एजेंसी, तो सभी का अलग अलग चार्ज होगा। और वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए भी फीस होता है मोस्टली कंट्री के अंदर। तो फीस जो पे करना है वो भी आपको करना है, जो एजेंसी को उनका फीस है वो भी आपको देना है। वहां पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, वहां पे काम करते वो लोग जो पैसा डिमांड करेंगे वो भी एप्लीकेंट को देना होता है। कभी कभी आपके पास बहुत अच्छी स्किल्ड है तो आपको फ्री में भी जॉब ऑफर मिलेगा कंपनी से, बट फिर भी वर्क परमिट का प्रोसेस करने, वीजा के प्रोसेस करने के लिए आपको कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी या मेन पावर एजेंसी को हायर करना पड़ता है। तो वो जो चार्जेस लेंगे वो रिफंडेबल नहीं होता। वर्क परमिट का जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं होता। फिर अगर वर्क परमिट मिल गया उसके बाद वीजा प्रोसेस करना है। अगर एम्बेसी ने वीजा इश्यू नहीं किया, कुछ भी रीजन को लेकर, आपके डॉक्यूमेंट्स में एक्सपीरियंस उनको सही नहीं लगा, या कंपनी का अप्रूवल रेशियो नहीं है, और कंट्री का अप्रूवल रेशियो नहीं है, तो भी आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो पैसा आपने खर्च किया है वो खर्च एप्लीकेंट का होता है, जिसने अप्लाई किया उसी का होता है। तो जिसने वर्क परमिट अप्लाई किया वो फीस भी पे करेगा, वो एजेंसी है तो एजेंसी का जो चार्ज है वो भी उसको पे करना पड़ेगा। और अगर अप्रूवल मिल गया वर्क परमिट का तो उसके बाद एम्बेसी जाना है, जो भी कंट्री का आपने वर्क परमिट अप्लाई किया है वीजा लेने के लिए, उसके बाद ही आप कोई कंट्री जा सकते हो काम करने के लिए। तो एम्बेसी कभी कभी वीजा को रिफ्यूज कर देता है कोई भी रीजन के लिए, उसका कोई क्लैरिफाइड रीजन कभी कभी नहीं मिलता। तो ये जो आपका पैसे पहले आपने इन्वेस्ट किए और आपने वीजा अप्लाई करने के लिए वीजा का फीस भी पे करना है, वीएफएस जाओगे तो वीएफएस का फीस भी पे करना है, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, आपको जाने का टिकट शो करना पड़ेगा। तो ये सब जो पैसा है वो कभी रिफंड नहीं होता, चाहे वीजा मिले या ना मिले। और वीजा देने का काम एम्बेसी का होता है। तो अगर आपको कोई 100% गारंटी देता है कि हम वीजा लगवा के देंगे ही, तो समझो कि वहां कुछ डाउटफुल है। और अगर आप वर्क परमिट प्रोसेस करते हो तो कौन प्रोसेस करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्टली स्कैम होता है, लोगों को पता चलता नहीं है। तो अप्लाई करने के लिए मोस्टली क्या है, आपको कोई मेन पावर एजेंसी से कनेक्ट होना है। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई पहचान वाला एजेंसी है फॉरेन में, वो अप्लाई कर सकता है अगर उसको समझ में आ गया तो, या फिर कोई कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू अप्लाई करना है। बाकी मोस्टली लोग फ्री वीजा, फ्री, वो सब पूरा स्कैम होता है। मतलब वर्क परमिट अप्लाई करने का, प्रोसेस करने का जो चार्जेस है वो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली 500 यूरो या डॉलर से लेकर 2000 यूरो या डॉलर होता है।
जिसमें एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स या रिक्रूटमेंट कंपनी के डॉक्यूमेंट बनाने का, अरेंज करने का और सबमिट करने का लेबर डिपार्टमेंट, या जहां भी वर्क परमिट अप्लाई होता है फॉरेन कंट्री में, वहां जाने का, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का एक्सपेंस आता है, वो लोग पहले लेते हैं और वो पैसा रिफंड नहीं होता। और ये पैसा वो लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का देते हैं। और उसके बाद वर्क परमिट का प्रोसेस होता है, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है। तो फॉरेन में कोई भी हमारे लिए फ्री नहीं बैठा कि वो फ्री में करेगा। और दूसरी चीज, फिर अप्रूवल आना और नहीं आना वो वहां के लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या एम्बेसी की पॉलिसी की, या कंट्री की पॉलिसी के ऊपर, या हाई कमीशन के जो पॉलिसीज होते हैं उसके ऊपर। तो कभी कभी वो वर्क परमिट भी रिफ्यूज होता है। तो आपने जो पैसा दिया है वो कभी कभी रिफंड नहीं मिलता, क्योंकि आप किसी से भी बात करोगे तो आपको पूरा क्लेरिफाई करके ही वर्क परमिट का प्रोसेस करना है। तो वर्क परमिट का रियलिटी ऐसा है कि ये सब कुछ समझने के बाद ही कभी भी अप्लाई करो वर्क परमिट। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीजा अप्लाई करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए लंबा प्रोसेस होता है, उसमें पैसा लगता है। जो आपके लिए वर्क परमिट का प्रोसेस करेगा वो पैसा लेते हैं, और वो पैसा नॉन रिफंडेबल लेते हैं मोस्टली जो एजेंसी या रिक्रूटमेंट कंपनियां हैं वो लोग, क्योंकि वो आपके लिए वहां बैठे पैसा अपने पॉकेट से एक्सपेंस नहीं करेंगे। तो अगर आपको बाहर जाना है तो सबसे पहले कौन से कंट्री के अंदर जेन्युइन वर्क परमिट मिलते हैं, ऐसी कोई कंट्री में अप्लाई करना है। अगर आपके रेफरेंस के अंदर कोई कंट्री के अंदर कोई गया है, वर्क परमिट पे गया है, तो ऐसी कंट्री में अप्लाई करना है। फिर ऐसा नहीं है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब कंट्री के अंदर फ्री में वीजा, फ्री के बहुत सारे सोशल मीडिया पे अभी वीडियो चल रहे हैं। तो ऐसा इतना इजी नहीं है जो लेबर और क्लीनर की बहुत वहां रिक्वायरमेंट हो गई और आपको इंडिया से बुला लेगा और फ्री में वीजा हायर कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मोस्टली लोगों के वीडियोस या ऑफर गलत होते हैं, बट हमारा एक्सपीरियंस है काफी सारे लोगों के गलत ऑफर्स होते हैं। जो मतलब ये अभी लग्जमबर्ग का बहुत सारे लोग मार्केटिंग चल रहा है, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्री वर्क वीजा। अगर फ्री में वर्क परमिट मिल जाता है, सब कुछ फ्री में हो जाता है, तो कोई भी एजेंसी की जरूरत ही क्या है। इंडियन गवर्नमेंट 50 लाख रुपए का बैंक गारंटी लेके मैन पावर एजेंसियों को लाइसेंस क्यों देगा। दूसरे जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी चलाते हैं वो अपने ऑफिस कैसे चलाएंगे। तो अगर ऐसा फ्री मिल जाता तो इनकी तो जरूरत ही नहीं है। तो जितने अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्री के मतलब चल रहे हैं उसमें लग्जमबर्ग है, फिनलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब कंट्री में फ्री वर्क परमिट फॉर लेबर, क्लीनर, ऐसे वीडियोस बहुत सारे अभी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है मेरा पर्सनली कि ये जो कंट्री के मैंने नाम बोले, ये सब कंट्री के फ्री वर्क परमिट नहीं होते, क्लीनर लेबर के तो बिल्कुल नहीं होते। हाँ, अगर उनका क्रिटिकल स्किल्ड का डिमांड है, उनकी गवर्नमेंट की लेबर की वेबसाइट के ऊपर रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका प्रोफाइल उनके अकॉर्डिंग मैच होता है, तो आप फ्री वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कोई भी जॉब ऑफर मिलता है तो वो लोग इजीली फ्री जॉब ऑफर क्यों नहीं देते। वो थोड़ा क्रिटिकल है, ऐसा नहीं बोलता नहीं होता, बट वो थोड़ा क्रिटिकल इसलिए कि उनको ये प्रोसेस करना पड़ता है, उनको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता है, जेन्युइन तरीके से लंबा जाता है, उसमें पैसा लगता है। तो वो क्रिटिकल स्किल्ड को भी जल्दी हायर इसीलिए नहीं करते, क्योंकि उनको हर परमिशन लेनी पड़ती है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है तो उनको लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, जॉब पोस्टिंग का बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, उनको वहां वो वर्कर नहीं मिल रहा है उसका अप्रूवल चाहिए, और वो सब कुछ होने के बाद वहां की गवर्नमेंट परमिशन देती है। चाहे वर्क परमिट कोई भी कंट्री का हो, यही प्रोसेस होता है। तो वर्क परमिट वीजा का कुछ मतलब डार्क रियलिटीज था। तो बहुत सारे लोगों के झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट खड़े होते हैं एजेंट और एजेंसी के साथ। तो ये प्रोसेस करने से पहले, वर्क वीजा या वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले आप हर चीज को क्लैरिफाई करो। आप चाहे काम किसी को भी देते हो, खुद करते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप कोई भी एजेंसी या एजेंट के थ्रू काम करते हो या रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू काम करते हो, तो पहले से ही आप उसे क्लैरिफाई करो, हर चीज पूछो कि अगर वर्क परमिट का अप्रूवल नहीं मिला तो कितना पैसा वेस्ट होगा या लॉस होगा। अगर वर्क परमिट का अप्रूवल मिल गया और एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया तो कितना लॉस होगा। तो ये पहले से ही क्लियर करो
और दूसरी एडवाइस ऐसी है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोसेस करना है, वर्क परमिट पे जाना है, तो आपको इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेना है, अपना घर या गाड़ी कुछ सेल करके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ऐसी कोई जगह से बोरो करके भी आपको पेमेंट या पैसा लेना नहीं है, क्योंकि वर्क परमिट कभी भी 100% श्योर नहीं होता कि आपने यूरोप का वर्क परमिट अप्लाई कर दिया तो आपको वीजा मिल ही जाएगा। वो वहां के लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वर्क परमिट मिल गया फिर भी कभी कभी एम्बेसी वीजा नहीं देती, तो ये चीज को ध्यान रखना है। अभी जो दूसरा एक चीज है कि यूरोप में जो चल रहा है, वर्क परमिट तो आ जाता है बट वीजा नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है कि हर 6 महीने 12 महीने के अंदर वो लोगों का अप्रूवल रेशियो कभी कम कभी ज्यादा होता है, तो वो लोग वर्क परमिट तो इश्यू कर देते हैं बट कभी कभी वीजा नहीं मिलते। उसमें मोस्टली जो कंट्रीज है, अभी मैं आपको बताऊं, जो वर्क परमिट तो देती है जेन्युइन तरीके से। अभी मैं आपको कंट्री का नाम बताऊं, उसमें सबसे पहले नंबर पे पोलैंड है, जिसका वर्क परमिट 100 यूरो 200 है, 10-20 हजार रुपए दोगे तो भी वो कोई भी आपको पेपर इश्यू करके दे देगा। बट एम्बेसी में डेट नहीं मिलता, वीजा का अप्रूवल रेशियो जो है 80% रिफ्यूजल है। तो ये वर्क परमिट अप्लाई करोगे, फिर वीजा का फीस भरोगे, इंश्योरेंस, ये सब कुछ करने के बाद वर्क परमिट तो आ जाएगा, फिर भी वीजा नहीं मिलेगा, तो ये आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो आपका लॉस होगा, वो एजेंट या एजेंसी का नहीं होगा। बट कुछ ऐसी कंट्री है जो वीजा का अप्रूवल रेशियो ज्यादा होता है, कभी कम हो जाता है, तो आपको हर चीज पूछना है कौन सी कंट्री का अप्रूवल रेशियो अच्छा है, कौन सी कंट्री जेन्युइन वे में वीजा का अप्रूवल देती है, वर्क परमिट का अप्रूवल देती है, उसके बाद ही प्रोसेस करना है। क्योंकि वर्क परमिट वीजा का प्रोसेस 1-2 दिन का नहीं होता, मिनिमम 2-3 महीने से लेकर 6 महीने का प्रोसेस होता है। उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, चाहे कोई एजेंट करेगा या खुद करो, और वो जो पैसा आप लगाओगे वो पैसा आपको कभी कभी वापस नहीं मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के वर्क परमिट का प्रोसेस करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वीजा का प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि वीजा इश्यू करना एम्बेसी के हाथ में होता है। हाई कमीशन होता है कंट्री का अपने देश में, उनके हाथ में होता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वीजा देना है या नहीं देना, वो लोग चेक करते हैं। वर्क परमिट भले आ जाए, वो लोगों को ठीक लगेगा तो वीजा इश्यू करेंगे, अदरवाइज वो लोगों ने वीजा इश्यू नहीं किया तो अभी तक आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो खर्च किया है वर्क परमिट अप्लाई करने का, आपने जो भी एजेंसी को पेमेंट दिया उन लोगों ने अप्लाई किया, अप्रूवल भी आ गया, और एम्बेसी में गए, एम्बेसी का फीस पे किया, वीएफएस का फीस पे किया, उसके बाद भी अगर वीजा नहीं मिला तो ये जो यहाँ तक का पूरा प्रोसेस करने का लॉस है वो एप्लीकेंट का होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है अपील करने का, तो अपील में भी ऐसा होता है, कभी कभी आप खुद कर सकते हो इंडिया से, और कभी कभी फॉरेन से भी करवा सकते हो। अगर वर्क परमिट रिफ्यूज होता है, तो वीजा रिफ्यूज होता है तो आप इंडिया से खुद भी अपील कर सकते हो, पर हर चीज में पैसा लगता है। तो कोई भी प्रोसेस करने से पहले आपको पूरी डिटेल्स जाननी चाहिए, उनको मिलना चाहिए, या फोन करके कंफर्म करो कि ये हम अगर कोई पेमेंट मांग रहा है तो कितना पैसा पहले वो ले रहा है, वो पैसे में से कितना पैसा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाद में इश्यू होते हैं और एक दूसरे आमने सामने फाइट्स होते हैं, तो ऐसा कुछ ना हो और जेन्युइन वे में आपको प्रोसेस करना है। और आपके पास पैसा है और आपको लगता है कि आपको बाहर जाना है, तो आपको पूरी डिटेल समझने के बाद ही प्रोसेस करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब्रॉड जाने की इच्छा, फॉरेन जाने की इच्छा सब इंडियंस के घरों में और मन में होती है, बट प्रोसेस को पहले समझो, कंट्री के लॉस को समझो, जो आपको ऑफर देता है उसको समझो, और आप जो भी काम करते हो उसको पूरा सही तरीके से पहले समझो, क्या लॉस है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, अप्रूवल रेशियो कितना है वो कंट्री का, वो सब समझने के बाद ही आपको वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, हो सकता है आज के वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर किसी को कुछ क्वेरी है या कुछ इंक्वायरी लगता है कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ये ऐसे जनरली वीडियो है तो दूसरा भी वीडियो मैं ऐसे बनाऊंगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।